Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is oligosaccharides. कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हम पढ़ रहे थे. मोनोसैकेराइड्स में काफ़ी सारा काम था, उसमें कुछ वीडियोस हमने बनाए. अब दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास दैट इज oligosaccharides. Basically this is the second category, second type of the carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा ग्रुप है हमारे पास. असल में ये दो अल्फाज से बना हुआ है. जिस तरह हमने मोनोसैकेराइड में कहा था, इस तरह ओलिगो में भी. ओलिगो लफ्ज जो है दैट मींस फ्यू. फ्यू से मुराद 2 to 10 यूनिट्स ये होगा. 2 से लेकर 10 तक हम यहाँ पे ओलिगो में डाल देते हैं. और सैकराइड लफ्ज जो है, सैकराइड मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिस मीन्स शुगर. दिस मीन शुगर. तो ओलिगोसैकेराइड्स वो किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स है जो फ्यू यानी 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स के बने हों. दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स दैट कंपोज्ड ऑफ फ्यू, मतलब 2 to 10 शुगर यूनिट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फ्यू यानी 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स के बने होते हैं उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं. या दूसरा डिफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स आपको यानी मतलब मोनोसैकेराइड्स आपको देते हैं. ऐसे किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं. इनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज में ये है कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने कहा था कि दे आर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. सबसे सिंपल वो हैं. ये क्या है? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर कॉम्प्लेक्स देन मोनोसैकेराइड बट सिंपल देन द पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड से थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में मेनी शुगर यूनिट्स आते हैं, उनसे थोड़े से सिंपल ये होते हैं. अच्छा, इनके बारे में चूंकि ये थोड़े से क्या है कि मोनोसैकेराइड से कॉम्प्लेक्स है, तो शायद मैंने ये पहले भी कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जितना जो हम आगे जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, सॉल्युबिलिटी इतनी कम होगी वाटर में. तो यहाँ पे क्या है? लेस सॉल्युबल इन वाटर. मोनोसैकेराइड्स हमने कहा था कि इजीली सॉल्युबल इन वाटर. दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. और फिर ये मैंने कहा था कि जिस चीज की सॉल्युबिलिटी जैसे होगी उसी तरह टेस्ट होगा. मोनोसैकेराइड बिल्कुल लेस मुकम्मल इजीली सॉल्युबल इन वाटर थे, तो उसका टेस्ट बहुत स्वीट था. यहाँ पे क्या होंगे? दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, सो दे वुड बी लेस स्वीट इन टेस्ट. इनका टेस्ट भी उस लिहाज से कम होगा. ग्लूकोज की निस्बत सक्रोज जो है या शुगर आम टेबल शुगर जो है उसका टेस्ट उस लिहाज से कम होगा. अच्छा, फर्दर इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी मतलब यह है कि 2 से 10 तक यूनिट्स का बना हुआ है, तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके यही यूनिट्स हम फिर हासिल कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर सकता है. सो दे कैन बी हाइड्रोलाइज. और जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा 2 to 10 शुगर यूनिट्स. 2 to 10 शुगर यूनिट्स और 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो सारे जो शुगर यूनिट्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. एंड कैन आल्सो अंडरगो कंडेंसेशन. ये अगर आपस में कंडेंस होते हैं तो और कॉम्प्लेक्स यानी पॉलीसैकेराइड बनाएंगे. तो कैन आल्सो अंडरगो कंडेंसेशन और रिजल्ट में आपको पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे. पॉलीसैकेराइड्स. आप सुने, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 to 10 शुगर यूनिट्स यानी मोनोसैकेराइड्स हासिल होंगे. मोनोसैकेराइड्स. और अगर आप इसका कंडेंसेशन करोगे तो इनसे पॉलीसैकेराइड्स बन सकते हैं. सो दिस इज अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स, जिससे हम इनको पहचान सकते हैं. ये ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ बातें हो गई. अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन किया था. ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड सो ऑन. 3 से 7 तक उसमें जो है कार्बन की तादाद होती है. इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? इसमें 2 से 10 तक शुगर यूनिट्स है. 2 to 10 शुगर यूनिट्स है, तो लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ दी शुगर यूनिट्स इनको हम क्लासिफाई करते हैं. अब डिपेंड करता है कि मतलब ये है कि फर्ज क्या, अगर आपके पास एक ओलिगोसैकेराइड है जो 2 शुगर यूनिट्स का बना हुआ है, जिस तरह के सक्रोज ले हैं, उसमें एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है. ठीक है, ये हमारे पास एक सक्रोज है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो एक सक्रोज बनता है. तो जब 2 शुगर यूनिट्स के बने हो तो इसको डाइसैकेराइड्स कहते हैं. इस तरह अगर शुगर यूनिट्स 3 हो जाएं तो ट्राइसैकेराइड्स. अगर 4 हो जाएं तो टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन.
मतलब 5 तो पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेकासेकेराइड। तो ये 10 तक आपके पास शुगर यूनिट्स है और इसी तरह इसकी वो क्या है कि क्लासिफिकेशन है। अब इसमें नोट कर लें कि सबसे एबंडेंट और सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट ओलिगोसेकेराइड जो है वो डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड abundant oligosaccharides हमने मोनोसैकेराइड्स में कहा था कि उसमें हेक्सोसिस जो हैं 6 कार्बन वाले सबसे कॉमन और एबंडेंट है। इनमें ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड सबसे कॉमन है। बहुत ज्यादा हमारे पास जो शुगर्स अवेलेबल हैं वो डाइसैकेराइड फॉर्म में हैं। तो इनके एग्जांपल्स लेते हैं कि डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या हैं। इन डाइसैकेराइड्स में पहला आपके पास आता है सक्रोज। सक्रोज के अलावा जो है माल्टोज के अलावा लैक्टोज, मिल्क शुगर एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द डाइसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको एक एक करके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। तो सक्रोज इधर इसी वीडियो में करते हैं और कोशिश करते हैं कि माल्टोज और लैक्टोज में मैं अलग वीडियो बनाऊं। सक्रोज लेते हैं, दिस इज सक्रोज। अब सक्रोज क्या है? दिस इज यूजुअली कॉल्ड टेबल शुगर। ये आम जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं ये सक्रोज है। इसको इसीलिए जो है टेबल शुगर कहते हैं। होम से बहुत ज्यादा कॉमनली स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जितने भी आप डिशेस बनाते हैं जूसेस और उसमें इसके अलावा शरबत वगैरह, उसमें जो चीनी डाली जाती है वो सक्रोज है कॉमनली। इसी वजह से इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। व्हाई इज इट कॉल्ड एज केन शुगर? केन शुगर इसको इसलिए कहते हैं कि इट इज वेरी एबंडेंट, बहुत एबंडेंटली ये मौजूद होता है। एबंडेंट इन शुगर केन। शुगर केन जो है गन्ने में ये बहुत ज्यादा मौजूद होता है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के उसमें प्लांट्स में ये आपको मिलेगा, जैसे कि क्या है कि मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनमें ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल में ये अवेलेबल है, या शुगर बीट्स जो है चुकंदर उसमें ये अवेलेबल है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये शुगर केन के अलावा भी मौजूद है, लेकिन शुगर केन में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसी वजह से इसको हम केन शुगर भी कहते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। अच्छा, इसको हम ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड भी कहते हैं। वाह, इसका मतलब क्या है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्लांट्स जितने भी हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खुराक तैयार करते हैं उसको जब बेचते हैं अपने स्टोरेज के लिए जब इसको बेचते हैं मतलब स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स क्या करते हैं, खुराक को स्टोर करते हैं। तो स्टार्च में कन्वर्ट होने से पहले इस फूड को क्या किया जाता है, सक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है और सक्रोज के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टोरिंग ऑर्गन्स की तरफ और वहां पे इसको स्टार्च की शक्ल में फिर स्टोर किया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो खुराक प्लांट स्टोरेज के लिए बेचते हैं बॉडी के अंदर फ्लोएम के जरिए, तो वो सक्रोज होता है। इसी वजह से इसको हम ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड का नाम भी देते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड। अच्छा, चूंकि हमने कहा कि ये डाइसैकेराइड है तो ये क्या करेगा फिर हाइड्रोलिसिस पे, अपॉन ये हाइड्रोलिसिस से पास होगा। अपॉन हाइड्रोलिसिस ये आपको 2 शुगर यूनिट्स देगा। डाइसैकेराइड इसलिए ये आपको 2 शुगर यूनिट्स देगा। और वो 2 शुगर यूनिट्स क्या हैं? वो 2 शुगर यूनिट्स जो हैं, those 2 sugar units are, one is glucose, स्पेशली अल्फा ग्लूकोज, और दूसरा इसके साथ बीटा फ्रक्टोज मिलेगा आपको। बीटा फ्रक्टोज मतलब ये हुआ कि ये 2 यूनिट से बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। इसी वजह से डाइसैकेराइड भी कहलाता है। अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये मैंने जब रिंग फॉर्मेशन वाली वीडियो की है उसमें मैंने बताया है कि जब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा तो फिर ये क्या है कि ये बीटा कहलाएगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये नीचे आएगा कार्बन नंबर 1 पे तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज में ये देखें ये अल्फा ग्लूकोज है आपके पास, ये कार्बन नंबर 1 है, देखिए से दिस कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखे ना नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है हाइड्रोक्सिल नीचे है। अगर ये हाइड्रोक्सिल नीचे हो तो ये अल्फा होगा,
अगर ये ऊपर आ जाए तो ये बीटा हो गई। जैसे कि आप देखें ना बीटा फ्रक्टोज में यहाँ पे क्या है, ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और उसके कार्बन नंबर 1 पे जो है मतलब वो सॉरी यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है और CH2OH ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो आपको सक्रोज मिलेगा। ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो सक्रोज आपको हासिल होगा और उसके साथ वाटर निकलेगा। मतलब ये हुआ कि कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए बन रहा है और इसी सक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको हासिल होंगे। अब सुन लें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने पहले भी कहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जब इसके यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं और जो बांड बनता है, इस बांड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बांड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बांड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के दरमियान कौन सा बांड होता है। तो हमेशा याद रख लें, ये इसका 1 है और इधर इस फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1, ये नीचे जो मैंने लिखा है CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। अब ये जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ये फ्यूरानोज है, ये पायरानोज है। ये हमने पीछे रिंग फॉर्मेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसमें आप देख लें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल अवेलेबल है, इसी तरह फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल है। तो क्या होता है, एक का हाइड्रोजन, ठीक है, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर बना लेंगे, यहां से वाटर निकल जाएगा और ये इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा। ये देखें ना, यहाँ पे बना हुआ है, ये अगेन ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये वही CH2OH है, कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका कार्बन नंबर 2 और इसका कार्बन नंबर 1 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, वाटर यहां से निकल रहा है, ये वो वाटर है जो रिलीज हो गया, ये वो वाटर है जो रिलीज हो गया। तो डिहाइड्रेशन हो गया यानी कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और वाटर रिलीज होता है, इसी वजह से इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इस कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान बन गया ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। मैंने कहा दो शुगर यूनिट्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि ये कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इसका एक स्पेशल नाम बनता है। सुने, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में अगर आप देख लें तो अल्फा ग्लूकोज यूज हुआ है। अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल हो गया है। इसी वजह से ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है सक्रोज की शक्ल में, इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ग्लूकोज क्या है, अल्फा है, ठीक है, और 1 और 2 कार्बन नंबर 1 और 2 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें अल्फा ग्लूकोज है और इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 बॉन्ड बना रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसको कहते हैं। तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में अटैच हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सक्रोज और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इस तरीके से क्या है कि सक्रोज बनता है और ब्रेक भी होगा। अब यही वाटर दोबारा ऐड करोगे, सैकराइज एंजाइम यूज होगा उसमें, यहाँ पे फिर से वाटर ऐड करोगे, ये ब्रेक होगा, आपको अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिलेंगे और वाटर यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, इधर H और इधर OH अटैच हो जाएगा और आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज वापस यानी मोनोसैकराइड्स वापस मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकराइड्स एंड सैकरोज। इसके जो दो बाकी हैं माल्टोज और लेक्टोज, इस पे अगली अलग वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।